एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। आई थिंक वॉइस प्रॉपर नहीं थी या लाइव नहीं हुआ था, आई डोंट नो। अभी कंफर्म करना। आई थिंक लाइव नहीं हुआ था। ओके। अभी एक बार कंफर्म करेंगे, अभी लाइव है। अभी कंफर्म करना। ठीक। हम्म। थोड़ा सा आज लेट हो गया। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में थोड़ा सा लेट हो गया, खिचड़ी खाने के चक्कर में, फिर खिचड़ी बनने के चक्कर में। हम्म। पतंग उड़ाने गए। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हमारा है मुग़ल एम्पायर का लेक्चर नंबर 2। कल हम लोगों ने 3 मुग़ल एम्परर्स के बारे में देखा था, और वो कौन कौन से 3 मुग़ल एम्परर्स थे। बाबर, हिसन डाबर एंड अकबर। ठीक है। तो बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अकबर के बेटे जहांगीर से। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि इन 1601 अकबर्स एक्सपीडिशन टुवर्ड्स फोर्ट ऑफ आसिरगढ़ ऑफ खंडेश। खंडेश कहाँ पे था? ये एक्चुअल में इट वाज अ पार्ट ऑफ योर दिस अहमदनगर। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने ये पढ़ रखा है विजयनगर और जो बहमानी किंगडम हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थ ऑफ कृष्णा रिवर था वो पूरा बहमानी किंगडम था, जो कि 5 छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, जहाँ पर आपका बेरार, अहमदनगर, ठीक है, और बीजापुर, गोलकोंडा और जो बिदर है वो निकल के आए थे। तो हुआ क्या था, ये जो अहमदनगर था इसने बेरार को कैप्चर कर लिया था पूरी तरीके से। ठीक है। तो इसी पे चढ़ाई करी थी किसने? अकबर ने। और अकबर ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, और अकबर ने ही सबसे पहले साउथ इंडिया की तरफ एक्सपीडिशन शुरू किया था, अगर हम मुगल्स की बात करेंगे तो। क्योंकि पहले सुल्तान यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान्स थे उनकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर अगर आपको याद हो, ये सिलसिला अलाउद्दीन ने शुरू किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने। लेकिन तब तक यहाँ पर 2 किंगडम स्प्राउट हो गए थे, जन्म ले लिया था उन्होंने, वो विजयनगर और बहमानी। तो इस बार अब कौन आया एमबीटी के बाद? जो हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत का तो अंत हो गया लोधी डायनेस्टी के बाद, उसके बाद मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश आता है। तो मुगल में बाबर, हुमायूं और अकबर। तो अकबर ने तो पहले तो ये पूरा कंसोलिडेट कर लिया, और उसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़ा अपने आखिरी, हम बोल सकते हैं कि जो उसके आखिरी के दिन थे उस टाइम पे। ठीक है। अपने जो जीवन के आखिरी दिन थे उस टाइम पे, यानी कि 1601 में। और जब उसने कब्जा किया तो उसी टाइम पे 1602 के टाइम पर जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया। कहाँ पर? जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया दिल्ली में। और इसलिए अकबर को वो सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो जहांगीर है इसने अकबर के खिलाफ ही रिवोल्ट कर दिया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर ने हत्या कर दी थी। ठीक है। जहांगीर किल्ड होम, जहांगीर ने बीरबल की हत्या करी थी और अबुल फजल की भी। तो जहांगीर के इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर को जाना पड़ता है दिल्ली, और अकबर की वहीं पे हो जाती है डेथ। और 1605 में अकबर की डेथ के बाद जहांगीर बैठता है थ्रोन पे, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि अकबर के बारे में हम सारी चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जहांगीर का ओरिजिनल नेम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या फिर प्रिंस सलीम, और इसने टाइटल लिया था जहांगीर का। जहांगीर का मतलब होता है द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। पूरे जहान का एक तरह से रूलर है ये। ठीक। लेकिन था एक नंबर का नशेड़ी। ठीक है। इसने इस्टेब्लिश करा एक जंजीर आदिल करके चेन ऑफ जस्टिस आगरा में, कि भाई अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए होगा तो इस चेन को जो है, ठीक है, मतलब नॉन फॉर स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो मतलब चेन को क्या होता था, वो एक बेल से कनेक्टेड थी, और वो उसको बजाना होता था अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन दैट शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट, मतलब कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है
तो आपको आना जंजीर आदिल में। ऐसा नहीं कि जिसका मनाया घंटा बजा के चले गए, नहीं तो ये तुमको बजा देंगे, ठीक है। ऐसा टाइप था जहांगीर का कि भाई अगर कहीं ना मिले तब उसके लिए जंजीर आदिल, ठीक है। जिनको कि भाई रॉयल जस्टिस चाहिए। रॉयल जस्टिस का मतलब सीधे प्रिंस से डायरेक्टली हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमें जस्टिस मिल नहीं रहा निचले लेवल पे, ठीक है। जहांगीर की अगर बात करेंगे तो 1611 में इसने मेहरुन्निसा से शादी करी, लेकिन 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 ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उससे पहले इसने और भी बहुत सारी शादियां कर रखी थी। पहले ओरिजिनल नेम तो इसका हमने देख लिया है। जहांगीर ऑल्सो मैरिड मनमती। मनमती कौन थी ये वही, अगर आपको याद हो, भगवान दास या फिर भगवंत दास। कौन? जो अकबर की वाइफ, अकबर की वाइफ हरका बाई, जो आमेर के कछवार राजपूत रूलर की बेटी थी। याद है, राजा भारमल की बेटी थी आपकी ये हरका बाई। वही हरका बाई के भाई थे भगवान दास, वही हरका बाई और अकबर का ये बेटा है जहांगीर, क्योंकि अकबर की भी बहुत सारी बीवियां थी, उनमें से हरका बाई जो है से जहांगीर हुआ। और हरका बाई का भाई था भगवान दास, और भगवान दास की बेटी से शादी करी, यानी काइंड ऑफ अपनी सिस्टर ही तो हुई, है कि नहीं। जैसे इसके मामा लगे, जहांगीर के मामा लगे भगवान दास, उनकी लड़की है मनमती, ठीक है, उनसे शादी करी इसने। और उसके बाद जगत गोसाई से शादी करी। जगत गोसाई कौन है? तो जो राठौर राजपूत रूलर्स थे, ठीक है, राठौर प्रिंसेस, आप ऐसे याद कर लो, राठौर प्रिंसेस। तो राठौर राजपूत रूलर कहाँ के थे? ये थे जो आज का जोधपुर वाला एरिया है, वहाँ के थे राठौर जो प्रिंस थे, ठीक है। तो उनसे शादी करी। और ये जो मेहरुन्निसा वाली है, तो मेहरुन्निसा की अगर बात करेंगे तो एक यहाँ पर शेर अफ़गान, ये बिहार बंगाल वाले एरिया में एक अफ़गान हुआ करता था, तो उसको डिफीट किया था किसने? मुग़ल नोबिलिटी ने। मुग़ल नोबिलिटी मतलब मुग़ल से विद्रोह कर रहा था ये, तो हरा दिया गया शेर अफ़गान। और शेर अफ़गान को हराने के बाद उसकी जो वाइफ है मेहरुन्निसा, एक्चुअली मेहरुन्निसा वॉज फ्रॉम पर्शिया, ईरान से। ये इसके जो बाप दादा हैं ये सब यहाँ पर किस लिए आए थे? एम्प्लॉयमेंट की खोज में आए थे कि भाई अकबर के कोर्ट मुग़ल नोबिलिटी में कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर इसकी शादी होती शेर अफ़गान से, जो कि पहले एक तरह से सुजरैनिटी एक्सेप्ट किए हुए थे मुगल्स की, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया शेर अफ़गान ने, तो उसको सप्रेस किया जहांगीर ने। और इसकी जो वाइफ है मेहरुन्निसा, ठीक है, जिसका जन्म माना जाता है कि जब ये लोग आ रहे थे तो बीच में डेजर्ट्स में हुआ था, ठीक है। तो मेहरुन्निसा से इसने फिर शादी करी। मेहरुन्निसा इसकी 20वें नंबर की बीवी थी, 20th। देख रहे हो, ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, नहीं तो खैर छोड़ो। तो 20th वाइफ थी, ठीक है, जहांगीर की, और लास्ट भी थी। खैर चलो यहीं पे रुक गया, क्योंकि मेहरुन्निसा काफ़ी सुंदर थी ऐसा बोला जाता है, तो जहांगीर का फिर मन नहीं किया आगे, ठीक है। 1611 में शादी करी थी नूरजहाँ। मेहरून का मतलब होता है सनलाइट। अभी हम देखेंगे कि मेहरानगढ़ का फोर्ट, मेहरानगढ़ का फोर्ट आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उसमें मेहरान का मतलब क्या है? सन है। तो वैसे मेहरुन्निसा मतलब यही होता है कि सनलाइट टाइप काइंड ऑफ, ठीक है। शी एक्सरसाइज ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर्स, मतलब कि इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, धीरे धीरे पावरफुल क्यों हो गई? क्या ऑब्वियस सी बात है, ये वीक हो गया होगा और भाई प्यार में पागल हो गया, ऐसा टाइप हम बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये पागल दो कारणों की वजह से हुआ था। एक तो वो जो है मेहरुन्निसा काफ़ी मतलब इसको पसंद थी। दूसरा जो कारण था जहांगीर का वॉज, पिछले लेक्चर में बताया था, ही वॉज एन एक्सेसिव ड्रंकर, बहुत पीता था। इसके भाई भी यानी कि अकबर के और जो बेटे थे वो भी पीते थे, ठीक है। उनमें से कुछ की डेथ हो गई और कुछ बच गए, जिनमें से एक जहांगीर भी था। तो अगर हम जहांगीर की अगर बात करें तो ये एक्सेसिव ड्रंकर था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी, ख़राब होने लगी। और ठीक है, पहले तो जहांगीर के साथ बगल में बैठ के, और धीरे धीरे उसके बाद जब जहांगीर की हालत नहीं रही तो मेहरुन्निसा खुद अकेले ही पूरा स्टेट अफेयर चलाती थी अकेले ही, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसी का नाम ही है नूरजहाँ। अदर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग ब्रदर अबुल हसन असफ खान एंड फादर वर गिवन पोजीशंस एट जहांगीर कोर्ट, तो इनको टॉप पोजीशन दे के रखी थी नूरजहाँ ने, ठीक है। देन इसने यानी नूरजहाँ ने, अब क्योंकि अच्छी पोजीशन मिल गई तो काफ़ी सारी इसने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो द टूम्ब ऑफ इमातुद्दौला इनलेड विद पीतरा ड्यूरा डेकोरेशन एट लोकेटेड इन आगरा, तो आगरा में लोकेटेड है ये इम्तियादुद्दौला। अभी पीतरा ड्यूरा का डिस्कशन करेंगे क्या होता है। तो नूरजहाँ ने बनवाया था अपने फादर की मेमोरी में, काइंड ऑफ ताजमहल जैसा थोड़ा सा लगता है अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। ताजमहल टाइप का ही थोड़ा सा ये अपीयरेंस में है। ताजमहल का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से ड्रॉ किया गया था,
ठीक है। देन ये सराई नूर महल भी नूर जहाँ ने बनाया। सराई क्या होते हैं अगर आपको याद हो, क्या होते हैं सराई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब मैंने शेर शाह सूरी आपको पढ़ाया था तब सराई के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर सराइज, ठीक है। अनारकली कौन थी, पी से सॉल्व ले आपके बैच ले सकते हैं क्या सर? भाई ये सारी चीज़ें सभी से अनुरोध है कि आखिरी में पूछा करें, जैसे पीसीएस का ये बैच इसके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज मैं आपका कमेंट तो अभी देख नहीं रहा हूँ ढंग से, और देखूंगा तो मैं वही डाउट लेने वाला हूँ जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक उससे एसोसिएटेड होंगे। ऐसे नहीं मैं आंसर नहीं करूँगा लेकिन लास्ट में, ठीक है। तो पीसीएस के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप किस स्टेट की पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप खुद एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके देखिए, आप क्वेश्चंस लगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पता है कि अभी जो पिछले 2 बैच रहे हैं GK 1 और GK 2.0, उसमें तो सिर्फ हम एसएससी के क्वेश्चंस ही लगाए हैं, लेकिन 3.0 में हर एक सब्जेक्ट में हम यूपीएससी के भी तक क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। तो आप लेवल आप जान सकते हैं। तो सराई वो होते हैं प्लेस ऑफ रेस्टिंग जो कि बनवाया जाता है, तो वही काइंड ऑफ प्लेस ऑफ रेस्टिंग था जो नूर जहाँ ने बनवाया। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? पंजाब में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जहांगीर के कोर्ट में ही 1608 में 1608 में विलियम हॉकिंस आता है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अब हमारी यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म होके मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली। कब से? कल से। जी हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ने ब्रिटिशर्स का आगमन हो चुका है। वैसे तो पोर्चुगीज़ का 1498 में ही हो गया था जब वास्को डी गामा आया था। जो कैलीकट के राजा थे जेमोरिन, कैलीकट के जो राजा थे जेमोरिन, उनके पास आया था वास्को डी गामा। वो हम कल देखेंगे जब हम पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को देखेंगे तो। लेकिन ये पहला अंग्रेज था, अंग्रेज इन दी सेंस कि ब्रिटिशर था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। इसको 400 का मनसब दे दिया। जैसे नहीं वो सोहेल खान उससे बोलता डॉली चावले से क्या कॉफ़ी पिएगा ऐसा करके तो वैसे ही ये विलियम हॉकिंस इससे बोला, ठीक है, किससे? जहांगीर से, कि हमें एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है सूरत में, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए। जहांगीर ने बोला मनसब लेगा तो 400 का मनसब जो है अलॉट कर दिया जाता है इसको। और मनसब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, कमेंट करके आप बताएंगे। होप सभी लोग रिवीजन करके आते होंगे लेक्चर में, ठीक है। तो मनसब और पतंग उड़ाने में ज़्यादा ध्यान ना लगा रहे, ठीक है, लेक्चर्स को रिवाइज करने में भी ध्यान लग जाए। मनसब जो दारी सिस्टम है अकबर ने किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? देन इससे बात बनी नहीं। ये विलियम हॉकिंस जो है अपना हेक्टर करके एक शिप लेके आता है। कौन सा शिप? हेक्टर एक शिप लेके आता है। लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक बार ये 5 या 7 करोड़ के लिए सवाल पूछा गया था। आई थिंक सुशील कुमार, नहीं 5 करोड़ वही सवाल था किस शिप से आया था इंडिया में, है ना। भक्ति और वो भी देखेंगे। बर्गर था, अच्छा बर्गर खाएगा तो ऐसे मनसब लेगा सर थॉमस रो जो है विजिट किया 1615 में, ये सक्सेसफुल हो गया। ही वॉज अनसक्सेसफुल इन अटेनिंग द राइट्स टू बिल्ट अ काइंड ऑफ फैक्ट्री। और इसने जो है सर थॉमस रो ने सक्सेसफुली, जो कि किंग्स जेम्स 1 जो उस समय के अम्बेसडर थे इंग्लैंड के, नहीं कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर, जिस टाइम पे जहांगीर इंडिया में रूल कर रहा था उस टाइम पे किंग जेम्स 1 इंग्लैंड में, तो उसने थॉमस रो को भेजा था एंड ही वॉज सक्सेसफुल, जिसने जहांगीर से परमिशन ले ली थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। अब कहाँ पर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, सारी चीज़ें हम कल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में देखेंगे। जहांगीर ग्रांटेड इंग्लिश टू स्टैब्लिश अप भाई भक्ति और सूफी मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो मेंस के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, और वो यहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो मैं उसके बात कराऊंगा क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता नहीं है टॉपिक, इसलिए, ठीक है। नहीं तो लास्ट में ही कर लेंगे उसको पूरा, क्योंकि ये ऑर्डर में सारी चीज़ें चल रही हैं और जब ऑर्डर में चलती है ना तो मज़ा आती है। ऑर्डर ब्रेक हो जाता है तो मज़ा टूट जाता है फिर वो, तो आखिरी में करवा देंगे। जैसे पॉलिटी में वो एक्ट वाली क्लास करवाई थी, ऐसा ज़्यादा कोई लिंक्ड नहीं थी आपस में, तो इसलिए आखिरी में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे ही भक्ति सूफी भी, ठीक है, कोई लिंकेज नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। जहांगीर ग्रांटेड इंग्लिश टू स्टैब्लिश अ पोर्ट एट सूरत, वो हम देख चुके हैं। थॉमस रो ही कैप्चर्ड, और ये सबसे बड़ी गलती आप जानते ही है क्यों, ठीक है, नहीं जानते तो कल से जानने लगेंगे। ही कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ अहमदनगर। देखो अहमदनगर में तो मेन चढ़ाई किसने करी थी? अकबर ने। तो इन्होंने बस एक पार्ट ऑक्यूपाई किया था। 5th जो सिख गुरु थे, ठीक है, उनको अर्जुन देव, मतलब जो 5th सिख गुरु थे अर्जुन देव जी, उनको जहांगीर ने जो है मरवा डाला था। क्यों मरवा डाला था? क्योंकि ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या कि जो बेटा है वही बाप के प्राण लई। मतलब कि आपने देखा कि किस तरह से अकबर ने रिवोल्ट किया, जहांगीर ने रिवोल्ट किया अकबर के खिलाफ। अब जहांगीर के बेटे वही सीखा उन्होंने और जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसमें कि 2 इसके बेटे थे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो और खुर्रम, खुर्रम कोई और नहीं बल्कि शाहजहां है और खुसरो ये दूसरा वाला है, ठीक है।
अब खुसरो जो है ये रिवोल्ट करता है सबसे पहले जहांगीर के खिलाफ, ठीक है। अर्जुन देव जी इसको शरण दे देते हैं और इस बात से जहांगीर चिढ़ जाता है और इनको मरवा डालता है, अर्जुन देव जी को। हम बाकी सिख गुरु हैं पूरा वो हम समझेंगे, मराठास जब हम लेक्चर करेंगे तो उन्हीं उसी में साथ में समझ लेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ सिख गुरु थे अर्जुन देव, जिनकी हत्या करवाई जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि खुसरो को, जो इसका रेबेलियस लड़का था जहांगीर का, उसको शरण दे दी। देन प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बनता है, महावत खान, ये भी जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। एक्चुअल में महाबत जो खान है वो रिवोल्ट नहीं करता है पहले। एक्चुअल में होता यह है कि जहांगीर कि हमने देखा हेल्थ ख़राब होने लगी धीरे धीरे, तो कौन आ गया? मेहरुन्निसा या फिर नूर जहाँ, कुछ भी आप बोलिए, वही सेम ही वो है। तो ये क्या है कि स्टेट अफेयर संभालने लगी। अब जहांगीर की जब तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी, ठीक, प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां इस टाइम कहाँ पे था? ये साउथ में था, दक्कन में था ये, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने देखा था कि जहांगीर भी वैसे तो रह चुका है। जहांगीर को अब्दुल रहीम, ये जो खाने खाना, अगर आपको याद हो, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना और शाहजहां, इनको यहाँ पर भेजा गया था साथ में। तो खैर, शाहजहां डेक्कन में था, नूर जहां अपना दिल्ली संभाल रही थी। कहीं ना कहीं जहांगीर अब वीक हो चुके थे, ठीक है। पहले तो इन सब की मिली भगत चल रही थी, नूर जहां, शाहजहां, महावत खान और उसका जो भाई भाई थे। लेकिन धीरे धीरे जो है नूर जहाँ, जब इसकी डेथ होने, मतलब इसकी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई जहांगीर की, तो नूर जहाँ शाहजहां को साइड करना चाहती थी। साइड किस सेंस में करना चाहती थी कि भाई वो जिसको चाहती है वो थ्रोन पे बैठे, ना कि शाहजहां बैठे थ्रोन पे आ गया, ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो जहांगीर और शाहजहां में फूट डलवाई। शाहजहां ने क्या किया, यहाँ पे एक दक्कनी सुल्तान था, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, क्या नाम था उसका, एकदम से नाम जा रहा है दिमाग से। यहाँ ये जो आपका बेरार वाला रीजन है, इसका रूलर था, एकदम से यार नाम दिमाग से जा रहा है, अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ इसने क्या कर लिया, इसने इसके साथ दोस्ती कर ली शाहजहां ने, और अपने ही फादर जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट में उतर गया। उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए महावत खान को भेजा गया, ठीक है। इनिशियली महावत खान ने सप्रेस कर दिया। तो फिर नूरजहां को ये लगा कि भाई महावत खान अब पावर में ना आ जाए, तो उसने ये किया कि भाई महावत खान के साथ दोस्ती करके इसके जो लॉयल नोबल्स थे उनको अपने साइड में ले लिया। तो महावत खान समझ गया ये बड़ी खतरनाक औरत है, इससे साइड करना पड़ेगा। तो इसलिए महावत खान ने अब शाहजहां के साथ मिलकर, दैट इज़ पहले तो प्रिंस खुर्रम ही था वो, उसके साथ मिलके रिवोल्ट कर दिया जहांगीर के खिलाफ। और धीरे धीरे जो है शाहजहां ही थ्रोन का एक्चुअल में कंटेंडर बन जाता है, और वो फिर ये नूरजहां को, इनको भी साइड कर देता, बिकॉज जहांगीर की डेथ हो गई थी, नूरजहां की भी एज हो गई थी काफ़ी। तो उसने बोला चाची अब तुम लाहौर निकलो, आराम से वहीं रहो और यहाँ जो है हमें संभालने दो। तो इसके मेमोयर में जो है तुजुके जहांगीरी लिखी गई पर्शियन लैंग्वेज में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अमर सिंह नहीं, इमाद शाही बिन गियास बेग नहीं, ठीक है। तो नूरजहां को किया साइड किसने? शाहजहां ने। बाकी हमें उससे ऐसे ज़्यादा कोई नूरजहां के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस नूरजहां की एक ख्वाहिश थी, जिसको जहांगीर के बगल में कब्र में दफन किया जाए। तो वो ख्वाहिश पूरी कर दी गई, क्योंकि लाहौर में इसको बरी किया गया था जहांगीर को, नूरजहां को भी वहीं पर बरी किया गया, दफनाया गया। तो जुके जहांगीरी लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। अब आ जाता है शाहजहां 28 से लेकर 58 तक। इसका रूल देख सकते हैं 22 साल तक, और 22 में भी आखिरी के सालों में, तो 4-5 साल में तो नूरजहां ही मेन लीड कर रही थी। अब शाहजहां ये है जो 30 साल तक रूल करता है। इसकी मदर थी जगत गोसाई, यानी कि शाहजहां जो था, शाहजहां की जो वाइफ है नूरजहां नहीं थी, ठीक है। नूरजहां काइंड ऑफ बोल सकते हैं स्टेप मदर टाइप, ठीक है, कि नूरजहां, क्योंकि 20 वाइफ थी जहांगीर की, ठीक है, 20वीं और लास्ट थी नूरजहां, ठीक है। तो ये इसका बेटा तो नहीं था शाहजहां, शाहजहां बेटा था जगत गोसाई का। जगत गोसाई कौन थी? जगत गोसाई अगर आपको याद हो, राठौर प्रिंसेस की बेटी थी। दो हिंदू जो राजपूत रानी उनसे शादी करी थी, एक तो भगवान दास की बेटी से शादी करी थी, ठीक है, और एक करी थी राठौर प्रिंसेस जो जोधपुर के थे, ठीक है। तो उनसे शादी करी थी, उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई। तो वो इसकी मदर थी शाहजहां की, बेस्ट नोन फॉर इज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़। और इसने अपनी वाइफ को, पता है, मुमताज़ महल की याद में इसने ताजमहल बनवाया। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद ही जब इसने मैरिज किया तो डेथ हो गई, ठीक है। और उसने ऐसा, मतलब माना जाता है कि मुमताज़ महल ने शाहजहां से ये रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अब वो किसी और
अपनी रानी के साथ, अपनी किसी और वाइफ के साथ कोई संतान ना करे, और एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनवाए जो दुनिया में कहीं ना हो। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम जो है इसका मुमताज़ महल का अर्जुमांड बानो बेगम था, और शाहजहाँ ने हमें बताया कि ताजमहल जो बनवाना शुरू किया। और ये जो ताजमहल है इसका जो डिज़ाइनर था दैट वाज, ठीक है, बनवाया तो इसने था, बट हु वाज द डिज़ाइनर और काइंड ऑफ आर्किटेक्ट, तो वो था हामिद लाहौरी। ठीक है, उस सॉरी अहमद लाहौरी, नॉट हामिद। हामिद ने तो अभी देखेंगे लिखा था शाहनामा। ठीक है, अहमद लाहौरी, तो लाहौरी इन शॉर्ट याद रखेंगे। ये आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर था ताजमहल का। ठीक है, 1632 में इसने पोर्चुगीज़ को डिफीट किया, पूरी तरह से अहमदनगर को एनेक्स कर लिया। 1637 में बीजापुर और गोलकोंडा ने इसकी सुजरानिटी एक्सेप्ट कर ली, मतलब ये बोल दिया कि ठीक है मालिक, हम तुम्हारे कोर्ट में आया करेंगे, तुम्हारे सामने सिर झुकाया करेंगे, और वहाँ पे कोर्ट में पेशी दिया करेंगे हर साल तुम्हारे। ठीक है, और तुमको कुछ रेवेन्यू वगैरह भी चाहिए होगा तो भेजते रहेंगे। तो ये होती सुजरानिटी। तो बीजापुर और गोलकोंडा इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी सुजरानिटी। अब आप पूछेंगे बाकियों को क्या हुआ, बेरार बिदर, तो जैसे ने बताया अहमदनगर ने तो बेरार को पहले ही कैप्चर कर लिया था, तो बेरार ऑब्वियस अपने आप ही वो चला गया मुगल्स के हाथों में, और जो बिदर था वो बीजापुर कैप्चर करके रखा हुआ था। ठीक है, तो वो दोनों का ऐसा हुआ। अब बीजापुर गोलकोंडा आगे देखेंगे इनको कौन एनेक्स करता है। हिज रेन इज डिस्क्राइब्ड बाई फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर और टैवर्नियर, ये दो फ्रांसीसी ट्रैवलर थे, इसके टाइम पे आए थे। टैवर्नियर के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा कि ये 6 बार भारत विजिट किया था, 6 टाइम्स, और इसने अपनी किताब ट्रैवल्स इन इंडिया में शाहजहाँ के रेन के बारे में बताया है। वहीं पे बर्नियर अपनी किताब ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर के बारे में बताया है। ठीक है, बर्नियर एक, ध्यान रखना, फिजिशियन भी था। ठीक है, ही वॉज अ फिजिशियन टू, जो पहले तो शाहजहाँ के कोर्ट में अटैच था, देन दारा शिकोह, देन औरंगजेब, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चकला। चकला इसने इंट्रोड्यूस किया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मैं आपको अभी आखिरी में जब ये पढ़ाऊंगा कि सूबा क्या होता है, सरकार क्या होता है, परगना क्या होता है। वैसे तो कल जब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे CDS में क्वेश्चन आया भी था इसमें, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, तो वहाँ बताऊंगा चकला क्या होता है। ठीक है, चकला, तो अभी के लिए याद कर लो, चकला इसने इंट्रोड्यूस किया। पीटर मुंडी डिस्क्राइब्ड द फेमाइन दैट अकर्ड ड्यूरिंग हिज रेन, तो एक ट्रैवलर था पीटर मुंडी जिसने इसके टाइम पे जो फेमाइन हुआ था, काल पड़ा था, उसको डिस्क्राइब किया था। तो हिज रेन इज सेड टू हैव मार्क द पिनेकल ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड एम्पायर, पिनेकल में था यानी अपनी मैक्सिमम चरम सीमा पे हम बोल सकते हैं था। ही इज़ नोन टू प्रमोट आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्ट को प्रमोट किया, जिसने रेड फोर्ट बनवाया हमें पता है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से, जिसको बलुआ पत्थर बोलते हैं। ठीक है, रेड सैंडस्टोन। जामा मस्जिद बनवाई इसने दिल्ली में, ताजमहल बनवाया आगरा में, आपको पता है। ठीक है, देन इसने और क्या क्या बनवाया, दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। दीवाने आम जो कॉमन पीपल जहाँ पर एक तरह से गैदर हो रहे हैं। ठीक है, दीवाने खास इसका काइंड ऑफ प्राइवेट एक वो था, हम बोल सकते हैं। यहीं पर इसका पीकॉक थ्रोन भी रखा हुआ था, जो कि नादिर शाह लूट के ले गया था दीवाने खास में ही, मतलब इसका प्राइवेट स्पेस है। ये क्या है, पब्लिक स्पेस काइंड ऑफ है। दीवाने आम जहाँ पर जितने भी जिन लोगों ने सोसाइटी वगैरह एक्सेप्ट कर रखी है वो सब इकट्ठा वगैरह हो रहे हैं, वो दीवाने आम है। दीवाने खास क्या है, जहाँ पे उसके बहुत ही क्लोज जो पर्सनस हैं वो वहाँ पर वो खुद बैठेगा, और जिसको क्लोज पर्सनस है, ये इसने आगरा में बनवाया। शाहजहाँ इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पीतरा द्यूरा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट। पीतरा द्यूरा क्या होता है, जहाँ पत्थर में आप क्या करते हैं, नवकाशी करते हैं। पत्थर में नवकाशी करने का मतलब है कि आप पत्थर में बहुत प्रेशियस स्टोन जड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप ताजमहल को ही देखें तो ताजमहल में ये जो हैं आपके बहुत ऐसे छोटे छोटे प्रेशियस स्टोन्स यहाँ पर गढ़े हुए हैं, इसी को बोलते हैं पीतरा द्यूरा। जैसे फॉर एग्जांपल जेडाइट जो हरे कलर का पत्थर होता है, लापिस लजूली जो कि ब्लू कलर का पत्थर होता है। ज़रा कमेंट करके बताइए लापिस लजूली और जेडाइट हमने कहाँ पर जिक्र किया था, जेडाइट स्टोन कहाँ पे हमें देखने को मिला था, कौन सी साइट थी जहाँ से हमें जेडाइट स्टोन प्राप्त हुआ था। जेडाइट स्टोन हो गया, लापिस लजूली हो गया, जिसमें ट्रेड करते थे इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया वालों से। तो मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, तो वहाँ पर ही देखने को मिलता है ब्लू कलर का स्टोन। जेडाइट ग्रीन कलर का स्टोन, अगर आपको याद हो दाउजली हेडिंग, जो ब्रह्मपुत्रा वैली के पास दाउजली हेडिंग पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारी एक न्योलिथिक साइट थी, तो वहाँ से जेडाइट स्टोन हमने देखने को मिला था। तो वो सारे स्टोन्स जो है गढ़े गए हैं, उसी को पीतरा द्यूरा बोलते हैं हम यहाँ पर, और उसी से आपका ताजमहल भी बना है। ठीक, ये क्या है, मुसलमान बुर्ज। अपने आखिरी के दिनों से मेरा मतलब है कि जब शाहजहाँ एकदम
काइंड ऑफ उसकी एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी, तो उसने ये बोला था कि भाई मुझे ताजमहल के सामने मतलब ऐसा कोई जगह दो, रेस्टिंग प्लेस दो, जहाँ से मैं अपने आखिरी के दिनों में ताजमहल को देखता रहूँ। इस पिक्चर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये मान लो कि यही ये ताजमहल है, जो मैं रेड कलर का डॉट बना रहा हूँ यही ताजमहल है, ऐसा मान लो कि यहीं पे इसके जस्ट सामने ताजमहल लोकेटेड है। पिक्चर में आया नहीं क्योंकि थोड़ी सी कट हो गई है, नहीं तो यहीं पे ताजमहल है और यहीं पे ही आखिरी के दिन गुजारे थे शाहजहाँ ने, और ताजमहल को निहारते रहता। तो मुसलमान बुर्ज कहाँ पर है, ये भी आपका ऑब्वियस बात है आगरा में ही होगा, ठीक है। दीवाने आम और दीवाने खास तो हम देख ही चुके हैं, शाहजहाँ ने बनवाए थे, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेंगे आगरा में ही, ठीक है। ये क्या है, ये शीश महल, ये भी आगरा में, और इसको भी बनवाया था अकबर ने, सॉरी शाहजहाँ ने, ठीक है। शीश महल, शीश क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो शीशे का महल है पूरा, ये ग्लास हाउस है, ठीक है। शीश महल इसीलिए नाम दिया गया। ये भी आगरा में, और इसको भी किसने बनवाया, शीश महल को भी शाहजहाँ ने। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितना काम किया, कितनी सारी दीवाने आम दीवाने खास, ताजमहल, ये आपका मुसलमान बुर्ज हो गया, ठीक है, सारे जो, या फिर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, तो ये सारा कुछ बनाने का काम किसने किया था, शाहजहाँ ने अकेला। अभी ये आप देख सकते हैं जो हमारे किंगडम्स थे, ये खंडेश है, अहमदनगर, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा। तो खंडेश में सबसे पहले तो अकबर आया, देन अहमदनगर को पूरी तरह से कैप्चर करने का काम शाहजहाँ के टाइम पे हुआ। अब बीजापुर गोलकोंडा की बारी थी, अब किसकी बारी थी, बीजापुर और गोलकोंडा की बारी थी। अब फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय ककातिया डायनेस्टी। अब ये क्या है, कोहिनूर। एक्चुअल में जो कोहिनूर था ये ताज में जड़ा हुआ था, किसके, शाहजहाँ के, और साथ ही साथ एक पिकॉक थ्रोन था जिसमें कि ये बैठता था, कौन, ये हमारा शाहजहाँ, इसने बनवाया था। यहाँ पर मोर थी, और ये बहुत 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 कॉस्टली था। आप समझ सकते हो कि 1100 किलो गोल्ड इसमें था, किसमें, आपका इसमें जो आपका पिकॉक थ्रोन है और बाकी के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह थे। और 1100 किलो गोल्ड किसने स्टोल किया, चुराया, नादिर शाह, जिसने 1739, शाहजहाँ के टाइम पे नहीं, बाद में जब से औरंगज़ेब के बाद के जो आते हैं अभी हम देखेंगे, तो 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, एक अफगान था, और ये सब कुछ लूट के ले गया था। पिकॉक थ्रोन, कोहिनूर, कोहिनूर जो आज हमें पता है, ककातिया डायनेस्टी वारंगल से निकला था ये। और पहले तो हाथ लगा मलिक काफूर के, मलिक काफूर यानी दिल्ली सल्तनत, देन उसके बाद मुगल के हाथ लगा, मुगल के बाद ये महाराजा रंजीत सिंह के हाथ लगा, और महाराजा रंजीत सिंह के बाद इनके बाद किसके के हाथों में, ब्रिटिशर्स के हाथों में गया, और आज भी ब्रिटिशर्स के पास ही है, ठीक है, जिसकी मांग चलती रहती है, लाया जाए लाया जाए। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, कोहिनूर, ठीक है, सबसे बड़ा नेचुरल डायमंड है ह्यूमन हिस्ट्री का, कोहिनूर, ठीक है। और अभी मैंने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है। पिकॉक थ्रोन कहाँ पे है, अभी कहीं नहीं है, क्योंकि ये डिसमेंटल कर दिया गया था। डिसमेंटल आप देख सकते हैं, इसमें जो जेम स्टोन्स वगैरह लगे हैं सब निकाल लिए गए थे, पूरा गोल्ड निकाल लिया गया था, तो ऐसा अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है पिकॉक थ्रोन, ठीक है। ये क्या है, किसी को उर्दू आती है तो बताओ ये पढ़ के जल्दी से क्या लिखा हुआ है, मुझे तो आती है तो मैंने तो को पढ़ लिया है, ये लिखा हुआ है शाहनामा, ठीक है। ये क्या है, शाहनामा, गलत, सही या गलत बताओ। एक्चुअल में शाहनामा नहीं, ये लिखा हुआ है पादशाहनामा। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि किसको उर्दू आती है और किसको नहीं आती है, ठीक है। पादशाहनामा, या फिर इसी को ही बादशाहनामा भी बोलते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। पादशाहनामा या फिर बादशाहनामा, तो ये बुक है अबाउट शाहजहाँ के टाइम की, और इसको लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। ये लाहौरी अलग है, हामिद लाहौरी ये है जिसने कि शाहनामा लिखी, वो लाहौरी अलग था जो इसका आर्किटेक्ट था, किसका, जो ताजमहल है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पादशाहनामा या फिर बादशाहनामा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है, अलग अलग किताब नहीं है। शाहनामा किसने लिखी थी जरा बताना, हु रोट दी शाहनामा, ठीक है। तो बादशाहनामा और पादशाहनामा, तो शाहनामा जो है ये फिरदौसी ने लिखी थी, कब, 11वीं सेंचुरी एडी, जब गजनवी का टाइम पीरियड चल रहा था, अगर याद हो तो उस टाइम पे लिखी गई थी, बिगिनिंग ऑफ द 11वीं सेंचुरी एडी। ये किस सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हम बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी एडी की, ठीक है। और वो 11वीं सेंचुरी एडी में, यानी कि तकरीबन 600-650 साल पहले लिखी गई थी शाहनामा। शाहजहाँ 1657 में हिज फेलिंग हेल्थ सेट अ वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज जो सन्स थे, जो उसके
बेटे थे उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाती है, यानी कि थ्रोन पे बैठने की जंग शुरू होती है। इसमें दो प्राइमरी कंटेंडर्स थे, औरंगज़ेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा था औरंगज़ेब से, शाहजहाँ वही उसी को चाहता था कि दारा शिकोह ही थ्रोन पे बैठे। ही फॉर्मली कन्फर्म दारा शिकोह एज इज हायर, ग्रांटिंग हिम द टाइटल ऑफ शहजादे बुलंद इकबाल, यानी प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून, ये टाइटल दिया शहजादे बुलंद इकबाल। किसने दिया? शाहजहाँ ने। किसको दिया? दारा शिकोह को। और दारा शिकोह को बनना था, लेकिन 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 औरंगज़ेब चाहता था कि वो खुद बने, क्या, थ्रोन पे बैठे। तो इसलिए औरंगज़ेब और ने अब चैलेंज करी दी, हम बोल सकते हैं कि थ्रोनशिप ऑफ दारा शिकोह, और इन दोनों के बीच में बैटल्स होते हैं जिनको वॉर ऑफ सक्सेशन बोला जाता है। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, ठीक है, औरंगज़ेब ने यहाँ पर 1658 में, ठीक है, 1658 में बैटल ऑफ धर्मत, सामूगढ़ और देवराई, ठीक है, देवराई आपका जो वाराणसी प्रेजेंट डे वहाँ पड़ता है, वाराणसी। सामूगढ़ आपका पड़ता है आगरा के, प्रेजेंट डे आगरा में। और धर्मत पड़ता है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 3 बैटल्स होते हैं। धर्मत में जो है हेल्प भी मिलती है दारा शिकोह को, ठीक है, राजपूत रूलर्स की, लेकिन जीत नहीं पाते हैं। कौन? जो दारा शिकोह हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। दारा शिकोह वॉज हेल्प बाई जसवंत सिंह, ठीक है, लिख लो। दारा शिकोह हेल्प्ड बाई जसवंत सिंह, जो कि राठौर रूलर थे। लेकिन औरंगज़ेब हरा देता है दोनों को और खुद थ्रोन पे बैठता है। 1658 में दारा शिकोह की हत्या कर देता है, ठीक है। और जीतने के बाद आलमगीर का टाइटल भी अज्यूम करता है ये। और 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो जाती है, बिकॉज 1658 में जब थ्रोन पे बैठता है औरंगज़ेब, तो अपने जो अब्बू हैं शाहजहाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा, ठीक है, कि सबसे पहले किसने ये सब शुरू किया था? जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। देन उसके बाद शाहजहाँ ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। अब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोह नहीं किया बल्कि एक नेक्स्ट लेवल पे गया, इनको एक तरह से कैप्टिविटी में, जेल में काइंड ऑफ डाल दिया। 1666 में इनकी डेथ हो जाती है, और मुमताज़ महल के जो टूम्ब है, जो कि ताजमहल के अंदर बना हुआ है, उसी के बगल में इनको भी दफना दिया गया। ही कैप्चर्ड गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु, एंड एग्जीक्यूटेड हिम। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, और ना सिर्फ मना कर दिया था, बल्कि जो ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स करवा रहा था, खासकर कश्मीरी पंडितों का, उसको भी इन्होंने रेजिस्ट किया था, उसका विरोध किया था, गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु थे। तो इसलिए औरंगज़ेब ने उन्हें भी मरवा डाला दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में उनको पब्लिकली हैंग किया गया था, सब लोगों के सामने जो है लटकाया, उनका सर कलम किया गया था गुरु तेग बहादुर का, जो आप आज दिल्ली में, आई थिंक चांदनी चौक में, या फिर जंतर मंतर के पास में, वहीं आई थिंक चांदनी चौक में जो है, वहाँ पर इनको क्या कर दिया गया था? इनको परसिक्यूट कर दिया गया था, ठीक है, औरंगज़ेब के द्वारा। तो 5th सिख गुरु जो अर्जन देव थे, उनको एग्जीक्यूशन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। क्यों? क्योंकि खुसरो को, जो रेबेलियस प्रिंस था जहांगीर का बेटा, उसको शरण दे दी थी, और गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था, और जो कि 9 सिख गुरु थे औरंगज़ेब ने, बिकॉज इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। इसके बाद ये अभी हम नहीं देखेंगे, बिकॉज अभी हम सिख गुरु के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम अलग से करेंगे। औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक रूल करता है, लेकिन शुरू के 23 साल तो ये, यानी 81 तक तो ये था कंसंट्रेटेड कहाँ पर? पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया पे। लेकिन इसके बाद इसको लगा अब नॉर्थ इंडिया में सब कुछ हो ही चुका है, अब साउथ इंडिया में चलते हैं। तो साउथ इंडिया में गया ये, ठीक है। साउथ इंडिया में सबसे पहले तो इसने क्या किया? साउथ इंडिया में सबसे पहले तो इसने, लिखा नहीं क्या यहाँ पे, तो ध्यान रखना, ये अभी 1681 के बाद साउथ इंडिया में जाता है, ठीक है। और साउथ इंडिया में इसने कैप्चर किया जो बच गए किंगडम, बहमानी किंगडम से, दैट इज़ बीजापुर और गोलकोंडा। बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी और गोलकोंडा में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट में, ठीक है। पहले हम लोग इसी सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो बीजापुर में अगर बात करेंगे तो इसको यहाँ पर इसने ऑक्यूपाई किया 1687 में, 1686 में इसने मतलब एक तरह से पूरी तरह से अपने अंडर में ले आया, और 1687 में गोलकोंडा को भी हरा के अपने एम्पायर के अंडर में इसने मिला लिया, बीजापुर और गोलकोंडा को। तो ये काम करने के बाद इसका मेन जो एक काइंड ऑफ गले की फांस बने हुए थे वो थे मराठा, ठीक है, जो इसको साउथ इंडिया पूरा कैप्चर नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, बीजापुर गोलकोंडा कैप्चर कर लिया था, लेकिन ये वाला पार्ट महाराष्ट्र और उसका सराउंडिंग रीजन अभी भी मुगल्स के हाथ से बाहर था। क्यों? क्योंकि
मराठा जो थे, जिस तरह से हमने देखा था यहाँ पर मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत रूलर्स थे वो सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमने जहांगीर पढ़ा था, ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे जो अमर सिंह थे, हमने देखा था कि एक तो राणा सांगा आए थे, राणा सांगा बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़े, हार गए थे वो। उसके बाद 1576 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप ने फिर भी मतलब कैप्चर कर लिया था मुगल्स ने उनका जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, वो भाग गए, चले गए वो, लेकिन उन्होंने एक तरह से मुगल्स के अंडर वो नहीं झुके। लेकिन अब फाइनली जहांगीर और जो मेवाड़ का किंगडम है सिसोदिया राजपूत, अब उनके बीच में काइंड ऑफ अलायंस बन चुका था। अमर सिंह जो थे ऑफ मेवाड़, उन्होंने अब सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी अंडर जहांगीर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेड दी। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही वो था। ठीक है, मुगल्स को भी दिक्कत हो रही थी कि ये मेवाड़ तो भाई आ ही नहीं रहा अंडर में, और अमर सिंह यानी कि जो मेवाड़ के राजा थे उनको भी दिक्कत हो रही थी कि बार बार मुगल्स के अटैक फेस करने पड़ रहे थे। तो अमर सिंह ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड दी सुजरेनिटी ऑफ मुगल्स, या फिर हम बोल सकते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसी तरह मराठा भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई हम इनके अंडर में नहीं झुकने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और औरंगज़ेब झुकाना चाहता था। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि औरंगज़ेब ने चाल चली। औरंगज़ेब ने क्या चाल चली? तो औरंगज़ेब ने शिवाजी उसके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल मराठा किंग थे। हो सकता है शिवाजी की जगह कोई और होता तो औरंगज़ेब इसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाता। आप समझ लीजिए औरंगज़ेब के पास पूरी दुनिया जहान की आर्मी है। ठीक है, एकदम पीक पे है। आप ये समझ लो कि ये एकदम पीक चल रहा है मुगल्स का। अब इसके बाद तो जो भी है नीचे ही जाना है। अब ये समझ लो, ये बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। अब यहाँ औरंगज़ेब से बस नीचे ही जाना है और कुछ नहीं होना है बस अब। ठीक है, तो ये समझ लो कि सब कुछ जो है अभी है, तो इसके पास सब कुछ है, और शिवाजी के पास बस इतना सा है। ठीक है, मराठा। फिर भी औरंगज़ेब ने लाख कोशिशें कर ली, जिनमें की एक कोशिश इसकी ये थी, इसने 1664 में पहले क्या किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी। जो जयसिंह थे, अम्बेर के जो राजा थे, अम्बेर अगर मैं बात करूं तो ये जो आमेर का क्षेत्र है, कछवार राजपूत रूलर, अगर आपको याद हो, वही हरका बाई वाला पूरा जो लीनियज चल रहा है वही है ये। ठीक है, राजपूत जो कछवा प्रिंसेस हैं। तो जयसिंह फर्स्ट है, ये जयसिंह प्रथम है। ये वो जयसिंह नहीं है जिन्होंने अभी ऑब्जर्वेटरी वगैरह जो जंतर मंतर बनवाई ना, ये प्रथम है। ठीक है, वो तो आते हैं 1722 के टाइम पे, ये हैं 1665 में। तो इनकी हेल्प से, क्योंकि अब ये तो सभी राजपूत रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, मेवाड़ के ही बचे थे सिसोदिया वाले, उन्होंने भी जहांगीर के अंडर में कर ही लिया था। तो राजपूत तो सब एकदम, अभी हम देखेंगे राजपूत के बारे में, तो वो सब मुगल्स के साथ में ही थे। तो जयसिंह और औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब ने जयसिंह की सहायता ली और शिवाजी का एक तरह से ट्रस्ट जीता कि भाई आओ यहाँ पर, ट्रीटी साइन करेंगे। ट्रीटी साइन करने के बाद आपको मतलब पूरा ठाट बाट से आपका पूरा खर्चा वर्चा हम उठाएंगे। ठीक है, आने आने का भी, और कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो बुलाया गया। 1664 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। 2 ट्रीटी ऑफ पुरंदर हैं, लेकिन ये 1664 वाली है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, किसके बीच में साइन होती है? शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का नाम नहीं होगा तो जयसिंह का नाम होगा। ठीक है, या 1665 कर लो, यहाँ पर 1665। ठीक है, 1665 में ट्रीटी साइन होती है इन दोनों लोगों के बीच में, जिसमें कि एग्री किया जाता है कि शिवाजी हेल्प करेंगे मुगल्स की। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में था ये कि जो मुगल्स थे वो अटैक कर रहे थे, ठीक है, शिवाजी पे। जैसे आप आज का यूक्रेन और रशिया वॉर, और समझ लो कि यूक्रेन पे बराबर रशिया, ठीक है, गोले दाग रहा है, दाग रहा है, दाग रहा है, दाग रहा है। यूक्रेन की तरह बेवकूफ़ नहीं थे शिवाजी महाराज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी सही समय देखा कि भाई अगर ये कंटिन्यू किया तो इसमें मेरे ही लोगों का, यहाँ पर मेरे लोगों की ही जान जाने वाली है, उन्हीं का नुकसान है। तो अभी ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्रीटी के प्रोविजन हमें ऐसा ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि शिवाजी अपने बेटे को भी लेके आए थे यहाँ पर, जिनका नाम था शंभाजी। ठीक है, तो शंभाजी भी साथ में आए थे। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि औरंगज़ेब ने ट्रीटी साइन करवाने के बाद इनका काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट कर लिया, या फिर कुछ लोग का बोलना है कि तुरंत ही हाउस अरेस्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि इनको जो ट्रीटमेंट मिला, किनको, शिवाजी को, वो सही ट्रीटमेंट नहीं था।
सही ट्रीटमेंट नहीं था, इसका मतलब ये है कि या तो जानबूझ के औरंगज़ेब ने उनको ऐसा इल ट्रीटमेंट दिया। इल ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो अपने बाकी के नोबल्स हैं उन्हीं के बीच में खड़ा करवा दिया, जो 3 हजारी 4 हजारी मनसब वाले होते थे उन्हीं के साथ में खड़ा खड़ा करवा दिया। तो ये चीज़ उनको नागवार गुजरी शिवाजी को, और वो माना जाता है कि भाई इस चीज़ को उन्होंने रेजिस्ट किया, ठीक है, विद्रोह किया, विद्रोह ने रेजिस्ट किया कि भाई ये क्या है, कैसा क्या, मतलब तुम्हारे सुल्तान ने हमारे बुला के और ऐसा ऐसा किया और ये हमारे लोगों का अपमान है। तो ये कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का स्टूडेंट्स का मानना है कि हाउस अरेस्ट करवा दिया, कुछ लोगों का मानना है कि भाई इनको भेज दिया गया, ठीक है, आगरे के फोर्ट में आप वहाँ पे रहो आराम से, ठीक है, और वेट किया जा रहा था, इनको काइंड ऑफ वही अरेस्ट टाइप ही कर लिया गया था, और वेट किया जा रहा था कि शिवाजी कब कुछ इस तरह की हरकत करें जिससे औरंगज़ेब उनको मार दे। और इससे होगा क्या कि इससे मराठा जो पीपल हैं वो भी रेजिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे हम अगर मार देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका रेजिस्टेंस आएगा। तो वो बस एक वो देखना चाह रहा था कि भाई बस एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ चाहिए था उसको मारने के लिए। लेकिन शिवाजी भी बहुत तेज़ निकले, उन्होंने, ठीक है, अपना मतलब पूरा उन्होंने वो समझ गए थे कि क्या हो रहा है, वो ठीक है, सारा कुछ हो रहा था, तो उन्होंने वो चीज़ शो केस ही नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने जो फलों की टोकरियाँ आती थी, ऐसा बताते हैं, ठीक है, फलों की टोकरियाँ आती थी जाती थी, तो उसी में ही खुद बैठे, बहुत बड़ी बड़ी होती थी वो, और अपने बेटे शंभाजी को उसमें बिठाए, ठीक है। शुरू में तो चेकिंग होती थी ये फलों की टोकरी की, लेकिन बाद में होती नहीं थी, तो उसी टोकरी के थ्रू वो निकल लिए और यहाँ से मतलब इस रास्ते के थ्रू नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस रास्ते के थ्रू आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पकड़े जाएंगे। तो वो इस रास्ते नहीं कि उल्टा रास्ता पूरा यहाँ से लेके आए थे अपने मराठा किंगडम में शिवाजी। शायद अगर वो दिमाग ना लगाते, चतुराई ना करते, तो शायद कभी वो वापस लौट ना पाते और आराम से औरंगज़ेब जो है यहाँ पर कब्जा कर लेता। मराठा जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम शिवाजी के बारे में और चीज़ें और शंभाजी के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से औरंगाबाद और जिस जगह का नाम पहले था उसका नाम शंभाजी नगर पड़ा, ठीक है, वही आपका अगर आपको याद हो देवगिरी जो दौलताबाद बना देन औरंगाबाद बना देन आज शंभाजी नगर है, ठीक है। तो ये ट्रीटी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कब ट्रीटी हुई थी, कब एस्केप किए थे और कब खुद को की इंडिपेंडेंस वगैरह घोषित कर दिए थे उसके बाद, बस ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। औरंगज़ेब की अगर बात करेंगे तो हम देख चुके हैं 1686 में बीजापुर अनेक्स किया, 1687 में गोलकोंडा। इसने मुहतासिब को अपॉइंट करके रखा था। मुहतासिब कौन होते थे? रिलीजियस ऑफिसर होते थे। रिलीजियस ऑफिसर वो होते थे जो कि सर एंशियंट हिस्ट्री याद नहीं होती है, जय भवानी जय शिवाजी, यस, ठीक है। तो मुहतासिब रिलीजियस ऑफिसर होते थे ये देखने के लिए, अगर आपको याद हो धम्म महामत्ता, इनकी अपॉइंटमेंट किसने करी थी बताइए जल्दी से? धम्म महामत्ता, कि लोग धम्मा का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अशोक ने, वैसे ही ये मुहतासिब अपॉइंट किए गए थे औरंगज़ेब के द्वारा। और इसने फतवाए आलमगिरी लिखी गई थी, सबसे ज़्यादा किताबें जो पर्शियन में लिखी गई थी किसी मुग़ल एम्पर के अंडर में, तो वो औरंगज़ेब ही था। कमेंट करके जल्दी से बताएं अपनी गणित लगा के कि औरंगज़ेब ने कितने साल तक रूल किया, रूल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ही री इंट्रोड्यूस द जजिया, यानी कि इसने जजिया को री इंट्रोड्यूस किया जो अकबर ने बंद कर दिया था। यहां तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। फोर्टी नाइन सही है। और इतने साल ही तक अकबर ने भी रूल किया था, अगर आपको याद हो, 49, 1556 से लेकर 1605, ठीक है। तो उसने भी, अकबर ने भी यहाँ पर लगभग 49 ईयर्स तक रूल किया था। फतवाए आलमगिरी, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट तो नहीं पूछेगा बिकॉज अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और इंट्रोड्यूस जजिया, डेथ 1707 में हुई थी। अब 1707 में डेथ क्यों हुई थी? हुआ ये था कि हमने देखा 1681 तो ये नॉर्थ इंडिया में रहा 1681 तक, लेकिन उसके बाद ये साउथ इंडिया में चला गया, ठीक है, यहाँ अहमदनगर वाले क्षेत्र में, और परमानेंटली यहीं पे ही रहा, कभी वापस दिल्ली गया ही नहीं। यानी कि लगभग 20 से 25 साल तक दिल्ली जो थ्रोन मतलब एक था जहाँ एक तरह से रूलर बैठता था, वहाँ पर मुग़ल का कोई किंग बैठा ही नहीं हुआ है। औरंगज़ेब अपने लास्ट के 20-25 साल उसने पूरी तरह से यहीं गुजारे, यहीं पे मर भी गया, और यहीं से मुग़ल वंश का भी मरना शुरू हो गया। किसके कारण? औरंगज़ेब को कंसिडर करते हैं कि द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, बट मेरे हिसाब से इज़ दी फर्स्ट
फुलिश रूलर ऑफ द मुगल। फर्स्ट तो नहीं, सेकंड बोलेंगे। फर्स्ट तो थोड़ा जहांगीर को बोल सकते हैं, लेकिन जहांगीर उतना भी नहीं था। ठीक है, औरंगज़ेब को हम बोल सकते हैं कि एकदम फर्स्ट फुलिश रूलर था मुग़ल सल्तनत का, क्योंकि इस यही खात्मे का कारण बना। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब दिल्ली के मेन थ्रोन पे ही नहीं बैठा है रूलर, तो जो बाकी के जो हम बोल सकते हैं जागीरदार थे, खासकर जो राजपूत रूलर्स थे जिनको बड़ी बड़ी मनसब दे के रखी थी, अब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। और वैसी बात है, ध्यान तो पूरा उसका साउथ में है, जबकि मराठा जो हैं वो गिव अप करने के लिए राज़ी नहीं है। शिवाजी की डेथ हो गई तो औरंगज़ेब ने उनके बेटे संभाजी जो है उनकी हत्या करवा दी। कैसे? और वो भी मतलब बड़ी निर्मम तरीके से हत्या करवाई। अभी हम देखेंगे अगर नाखून नाखून सब निकाल के। तो इस वजह से जो मराठी पीपल हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर आक्रोशित हो जाते हैं, और औरंगज़ेब फाइनली एक्वायर कर नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। और इस चीज़ को औरंगज़ेब भी एक्सेप्ट करता है कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी साउथ में आना। ठीक है, तो ही री इंट्रोड्यूस्ड, जैसे जैसे हर्षवर्धन नर्मदा रिवर के बैंक्स में आ रहे, तो ऐसा थोड़ी ना कि वहीं पे ही बैठ गया ऐसा करे कुछ। तो ये ध्यान रखना कि ये 1707 में यहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? जो औरंगाबाद करके जो आज संभाजी नगर है वहाँ पर, जो खुल्दा बेद करके जगह है, यहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है। और इसको जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट का एक जो है टाइटल दिया गया था। अब पता नहीं किस गधे ने दिया था ये टाइटल, जिंदा पीर लिविंग सेंट। ये हरकतें तो इसकी ऐसे नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेटर मुगल तो अब ऐसे हैं कि जैसे हमारे टॉप ऑर्डर के विकेट्स गिरते हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम के, वैसे हैं लेटर मुगल्स तो। ठीक है, 5 साल तक बहादुर शाह रहा, जिसको शाह आलम फर्स्ट बोलते हैं। फिर 1 साल तक जहांदर शाह रहा, ठीक है, जिसने कि जुल्फ़िकार खान की हेल्प से थ्रोन पे आया, एक नोबेल था इसके, ठीक है, मुग़ल कोर्ट में। जजिया अबॉलिश किया है, पूछेगा भी नहीं कभी ये। ठीक है, फारूक सियार आया 1713 में जहांदर शाह के मतलब 1 साल के बाद अब नया फिर से रूलर आ गया फारूक सियार। अब यहाँ पर सैयद ब्रदर की हेल्प से आया। सैयद ब्रदर कौन थे ये? सैयद ब्रदर भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ थे। सैयद ब्रदर 2 भाई थे, नोबेल्स थे ये। नोबेल मतलब मुग़ल कोर्ट में ही थे। मुग़ल कोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट ऐसे समझ लो मिनिस्टर हैं। इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। जिसको चाहते थे उसको मरवाते थे, जिसको चाहते थे उसको राजा बनवाते थे। पहले इसको फारूक सियार को राजा बनाया 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, फिर इसी को मरवा भी डाला, इसी को मरवा भी डाला। किसको? फारूक सियार। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फारूक सियार को मरवाया भी किसने? सैयद ब्रदर्स ने। एंड देन किसको बिठाया थ्रोन पे? मोहम्मद शाह को, जिसको हम रंगीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रंगीलियत काफ़ी, इसको ये सब नाच गाना बहुत पसंद था, जिसको हम रंगीला का टाइटल मिला हुआ था। और इसने ध्यान रखना, इसने सबसे पहले काम करवाया 1720 और 1721 में। दोनों ये जो सैयद ब्रदर हैं, एक को पॉइजन दिया, एक को लटकवा दिया मोहम्मद शाह ने, क्योंकि पता था कि जब इनके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो ये सैयद ब्रदर इसको भी मरवा डालेंगे और किसी और को थ्रोन पे बिठा डालेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? ही किल्ड दी सैयद ब्रदर्स। समझ रहे हैं आप कि कितना इन्फ्लुएंस था मुग़ल नोबेल्स का जो मुग़ल कोर्ट में है, कि रूलर को मरवा ही डाल रहे हैं। पहले तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में एकदम बहुत बड़ा, क्योंकि औरंगज़ेब तो 20-25 साल तक है नहीं वहाँ पर, तो कौन चला रहा होगा? ये नोबेल्स चला रहे होंगे। ठीक है, अब वो इस पावर में इतने पावरफुल हो गए वो कि मरवाने लगे। फारूक सियार को मरवाया। ऐसे ही एक आलमगीर 2 आता है 17, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है मर गए थे सैयद ब्रदर, लेकिन 1754 में ये आलमगीर 2 आता है 59 से, इसको भी मरवाया गया। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाई नोबेल्स, ये आप समझ लो। ठीक है, 48 से लेकर जो 54 तक रहा अहमद शाह, इसको ब्लाइंडेड, ही वॉज ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड का मतलब है कि इनको, समझ रहे हैं आप, इनको मतलब जेल काइंड ऑफ जो बनी होती थी अंदर, है ना, एकदम गुफा में, वहाँ पे डलवा दिया गया इनको। उसका मतलब ब्लाइंडेड, मतलब अभी दिखेंगे नहीं कहीं पे, अब वहीं पे पड़े पड़े ये मर जाएंगे। और इतनी भयानक होती थी ना ये जेलें, कुछ पूछो नहीं। ठीक है, इतनी गंदी कंडीशन होती थी कि मतलब अब क्या ही बताओ उसमें। ठीक है, तो ऐसी जेल होती थी कि अब आपको कोई देख ही नहीं सकता है। शाह आलम 2 को भी, ही वॉज ऑल्सो ब्लाइंडेड, इसको भी ब्लाइंड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला भी, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही नादिर शाह ने, एक अफगान ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में, जो हमने देखा कि एक्सेसिव प्लंडरिंग करके गया था, इंडिया में लूट के ले गया था, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर सब कुछ।
बहुत भयंकर लूट करी थी नादिर शाह ने, बहुत भयंकर, ठीक है। और नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली भी आया था। इसने इंडिया में 5 बार आक्रमण किया था, 48 से 61 तक। और 61 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठाओं के साथ। वह मराठा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। और यहीं से ही अहमद शाह अली का भी अंत हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो हार जाता है, जीत जाता है, लेकिन अब उस हालत में नहीं रहता कि फिर से अटैक कर पाए। तो इंडिया में 5 बार अटैक किया अहमद शाह अब्दाली ने, 48 से लेकर 61 के टाइम पर। और इस टाइम पर रूलर कौन था? अहमद शाह था, आलमगीर टू भी था, और शाह आलम टू भी था। देख सकते हैं कि कितने जल्दी जल्दी विकेट्स गिर रहे हैं इनके, ठीक है। अकबर टू ही था जिसने कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। और बहादुर शाह जफर द सेकंड ये लास्ट मुगल रूलर था, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट मुगल रूलर था ये बहादुर शाह जफर द सेकंड, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र बोलते हैं, फिर बहादुर शाह दी सेकंड बोलते हैं। तो हमें जो लेटर मुगल्स हैं उनके बारे में सिर्फ हमें पढ़ना है तो फारूक सियार। हम फारूक सियार का जिक्र कल भी करेंगे क्योंकि इसने एक गोल्डन फरमान इशू किया था। तो इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना कि फारूक सियार कौन है। इसने अंग्रेज़ों को एक गोल्डन फरमान इशू किया था जो बाद में बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था सिराजुद्दौला और इन अंग्रेज़ों के बीच में। वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में। और सैयद ब्रदर ये कौन थे? फारूक सियार को थ्रोन पे बिठाने वाले थे। देन रंगीला ने इनको मरवाया। रंगीला के टाइम पे नादिर शाह का अटैक हुआ। देन ये ध्यान रखना कि बहादुर शाह जो जफ़र था वो लास्ट मुगल रूलर था। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर चर्चा करें तो सबसे ऊपर इनका होता था सूबा, जिसको प्रोविंस बोलते थे। देन सूबा के अंडर में होता था सरकार, जो डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सरकार होती थी फौजदार के अंडर। फौजदार एक तरह से फौजदार होता था मिलिट्री कमांडर, ठीक है, जो मिलिट्री देखता था, ठीक है। और रेवेन्यू कलेक्टर कौन होता था? अमल गुजार। अभी ऑफिसर्स के बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये सरकार के अंडर में होता था एक परगना, और परगना के अंडर में होता था एक गांव। परगना को मैनेज करता था सिकदार, ठीक है। और उसके अंडर में कानूनगो होते थे। कानूनगो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, आज भी आप सुनते हैं कानूनगो, है ना। और एक जो गाँव होता था वो मुकद्दम के अंडर में होता था, जो विलेज हेडमैन होता था, गाँव का मुखिया होता था। अब इसी सूबा और सरकार के बीच में ही वो जो हमने देखा था, अगर आपको याद हो, शाहजहां ने जो इंट्रोड्यूस किया था एक नई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एंड दैट वाज चकला। तो चकला जो है ये सूबा और सरकार के बीच की यूनिट थी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया और किसके बीच का था ये, ठीक है। चकला क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की अगर बात करेंगे तो मीर समन, कल भी हमने क्वेश्चन कर रहे थे तो देखा था, इंचार्ज होता है रॉयल हाउस होल्ड का, कि जो भी हराम की जो औरतें होती हैं उनकी देख रेख वगैरह सारी चीज़ें करना, कि खाना पानी सभी सप्लाई उप्लाई करना, मीर समन का काम होता है। मीर बख्शी काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस संभाल रहा है, मिलिट्री अपॉइंटमेंट कर रहा है। दीवान रेवेन्यू एडमिनिस्टर कर रहा है। फौजदार लॉ एंड ऑर्डर कानून को देख रहा है। अमल गुजार असेसमेंट कर रहा है, और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ये कर रहा है, और दीवान उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। आप इसको सानी दाता और समाहर्ता से कंपेयर कर सकते हैं। समाहर्ता रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, सानी दाता वॉज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। तो ये काइंड ऑफ समाहर्ता और ये काइंड ऑफ सानी दाता से कंपेयर कर सकते हैं इसको। सादर कौन होता था? सदर जिसको बोलते हैं आज भी, है ना। सदर अदालत में आपने सुना होगा सदर। जुडिशियल अफेयर जो मैनेज करता है उसको सदर बोलते हैं, सदर अदालत, है ना। शिकदर कौन होता था? पुलिस चीफ होता था परगना लेवल पे, है ना। हमारी सूबा, देन सरकार, देन परगना। तो परगना लेवल पे पुलिस चीफ होता था। और आमीन अभी भी होते हैं, आमीन जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अभी भी आमीन ही बोलते हैं उनको, ठीक है, लोकल लेवल पे। तो मीर समन, मीर बख्शी, दीवान, फौजदार, अमलगुजार, सदर, शिकदार और अमीन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैं तो और भी ऑफिसर्स, लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब थोड़ा सा हम राजपूत की चर्चा कर लेते हैं कि राजपूत किस तरह से मुगल नोबिलिटी के अंडर में इतने पावरफुल होते गए धीरे धीरे। तो मैनी राजपूत किंग्स, अब हमें पता है कि ना मैट्रीमोनियल अलायंस बने, जैसे कि कछवास के बने, ठीक है, जो कछवा आपके ये आमेर के थे, जयपुर के। और ये जोधपुर के जो थे, ठीक है, जोधपुर के जो राठौर रूलर्स थे, राठौर राजपूत रूलर्स। तो ये धीरे धीरे मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते इनको बहुत बड़ी मनसब मिलने लगी। अगर आपको याद हो, जो ये राजा मान सिंह थे, है ना, अगर आपको याद हो अकबर के टाइम पे इनके हरका बाई के जो एक तरह से कज़िन थे, तो उनको 7,000 की मनसब मिल रखी थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मनसब में भी ये लोग थे। और धीरे धीरे ये लोग वतन और जागीर मिलने लगी। वतन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लैंड जिसको पूरी तरह से एडमिनिस्टर करने का एक तरह से पूरी ऑटोनॉमी होती है वहाँ पर आपको, ठीक है। तो ये मिलने लगी। दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ दी रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात और मालवा की सूबेदारी मिलने लगी। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, तो राजा अजीत सिंह कौन है? ये राजा अजीत सिंह जोधपुर के जो हैं ये
राठौर, अभी मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि मेवाड़ में थे आपके सिसोदिया, ठीक है। जो मारवाड़ है, मारवाड़, वहाँ थे राठौर, और वही मारवाड़ में ही पड़ता है आपका जोधपुर। मेवाड़ में सिसोदिया। और जो कछवा हैं वो कहाँ के हैं, वो आमेर या फिर अम्बेर, बात एक ही है, ठीक है। तो जो अजीत सिंह है उनको गवर्नरशिप मिल रखी थी गुजरात की, और जो सवाई जयसिंह हैं अम्बेर के यानी कछवा राजपूत रूलर, उनको मालवा की मिल रखी थी। राजा जो सवाई जयसिंह हैं उन्होंने अपनी जयपुर को नया कैपिटल बनाया, और सूबेदारी उनको आगरा की मिली 1722 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि जयसिंह को कब सूबेदारी मिली, तो वही मैंने सिलेक्टेड चीज़ें लिख रखी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सूबेदारी आगरा की मिली 1722 में। अब जयसिंह को हम सवाई जयसिंह, जो जवाई सिंह जयसिंह टू हैं, ठीक है, सवाई जो राजा जयसिंह हैं इनको हम जयसिंह दी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कई सारी ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, जैसे कि ये, जिनको कि हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जंतर मंतर। ये टोटल 5 जंतर मंतर इन्होंने बनवाई, टोटल 5। सबसे पहली जो बनवाई थी, सबसे पहली ध्यान रखिएगा, वो दिल्ली में बनवाई थी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये ऑब्जर्वेटरी। और एक तो इन्होंने जयपुर में बनवाई अपनी कैपिटल में जो सबसे बड़ी है, ठीक है। एक वाराणसी में बनवाई, एक उज्जैन में बनवाई, और एक अगर आप गेस कर सकते हैं तो बता दीजिए एक और कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी जयपुर की थी। ये टाइम बताती थी। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं पट्टी सी, यहाँ पर ऐसे क्या बने होते हैं, सेक्शन बने होते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन ऐसा होता है 15-15-15 मिनट का, जैसे कि पढ़े थे हम लोग, अगर तुम्हें याद हो ज्योग्राफी में कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे निकालते, तो पढ़े थे हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है क्या, 1 घंटा। यही तो होता है, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है। तो ये 15-15 में डिवाइडेड थे। देन ये मतलब 15-15 मिनट में, देन 1 मिनट फर्दर डिवाइडेड था सेकंड में। वो जो सेकंड्स थे वो फर्दर बाकी सेकंड्स में डिवाइडेड थे, जैसे फॉर एग्जांपल 6-6 सेकंड में, देन 6-6 सेकंड भी वो 3-3 सेकंड में डिवाइडेड, 2 पार्ट में। इसी में बहुत बारीक आकार आप देखेंगे। मुझे ये तो नहीं पता ये दिल्ली वाले जंतर मंतर में भी वो विजिबल है कि नहीं, लेकिन हाँ जयपुर वाले में, क्योंकि उसको अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो वो अभी भी है। ये यहाँ पर तो जंतर मंतर में तो इसको अभी प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जयपुर में अभी अच्छे से वो मेंटेन्ड है, तो वहाँ पर दिखता है। सूरज की जब रोशनी पड़ती है ना, तो उससे टाइम पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पड़ रहा है, तो मतलब इतना टाइम हुआ है, ठीक है। तो खैर ये ऐसे करके जंतर मंतर से हमें टाइम पता चलता है, जो टोटल 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई थी सवाई जयसिंह जी के द्वारा, और जिनको हम जयसिंह दी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो 5वीं है वो बनी थी मथुरा में, ठीक है, मथुरा में। क्लियर? चलो चलो, तो ये क्या है, ये एक और फोर्ट है। जैसे हमने कल कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ा था, और वहीं पे मैंने आपको इंडिया का ओल्डेस्ट फोर्ट भी बताया था। ज़रा बताइए इंडिया का सबसे पुराना किला कौन है, ये कौन सा है, ये है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहाँ होगा, ये मेहरानगढ़ का किला जो है, मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है, ये बनवाया था राठौर राजपूत रूलर्स ने। अब बताओ ये कहाँ पे होगा। अभी मैंने बताया राठौर वाले राजपूत कहाँ पे रूल कर रहे थे, ये रूल कर रहे थे जो मारवाड़ का रीजन है। मारवाड़ का रीजन मतलब जोधपुर का जो आसपास का रीजन है, जोधपुर। समझ में आई बात, जोधपुर में। तो राव जोधा ने इसको माना जाता है कि बनवाया था। किसने, राव जोधा ने। राठौर राजपूत रूलर माना जाता है कि ये जो इधर एमपी वाला साइड है यहाँ पर थे पहले, लेकिन इनको यहाँ से आना पड़ा, यहाँ पर सेटल होना पड़ा, और मतलब खुद ही देखकर कैसे बनाया होगा इन लोगों ने। हाँ, जिस तरह से हम जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, वैसे ही जोधपुर को क्या बोला जाता है, किसी को पता है? ब्लू सिटी। क्यों? सही बोला मैंने, ब्लू सिटी। क्यों बोलते हैं इसको ब्लू सिटी, नीला शहर? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आसपास घर देखेंगे तो वो नीले पुते हुए हैं। पहले से ही क्या होता था, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपने घर नीले पुतवाते थे अलग दिखने के लिए। आज भी वही प्रथा चलती है, तो ये नीले नीले अपीयर होते हैं, ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। सर मेरे को नागा साधु बनना, करण चौधरी। बेटा किसी दिन मिलो हमसे अकेले में, ठीक है। मेहरानगढ़ फोर्ट तो मारवाड़ में है ये मेहरानगढ़, ठीक है। बस आपसे ये पूछेगा, और तो ज़्यादा सच कुछ इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये मेहरानगढ़ फोर्ट और ये जो जंतर मंतर है, मुगल आर्किटेक्चर में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये सलीम चिश्ती की टूम्ब है, ठीक है, रीडन बाई इन मार्बल बाई जहांगीर। इज़ द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल। पहली मुगल बिल्डिंग है जो प्योर मार्बल में बनी हुई है। पैलेस ऑफ बीरबल, पैलेस ऑफ तानसेन और ऑल्सो इनसाइड दी फतेहपुर सीकरी। तो हमें पता है कि शेख सलीम चिश्ती वही हैं जिनके पास अकबर गए थे कि कोई बेटा नहीं हो रहा, जहांगीर देन पैदा हुआ था, ठीक है। ये है मोती मस्जिद लाहौर की, जिसको जहांगीर ने बनवाया। ये है मोती मस्जिद आगरा की, जिसको शाहजहां ने बनवाया। और ये है मोती मस्जिद
रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली में, जो कि औरंगज़ेब ने बनवाया। लाहौर का जहांगीर ने, जो लाहौर में आज दफन भी है। आगरा की शाहजहाँ ने, जो कि शाहजहाँ भी आगरा में ही ताजमहल में ही दफन है। और ये जो औरंगज़ेब है, ये मोती मस्जिद इसने बनवाई दिल्ली में। 3 मोती मस्जिदें 3 अलग अलग रूलर्स ने 3 अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर बनवाई। ये है एकमात्र इस तरह का मॉन्यूमेंट जो कि बनवाया गया औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह के द्वारा, बिल्ड बाई औरंगज़ेब सन आज़म शाह, ध्यान रखना, ठीक है। आज़म शाह ने बनवाया इसको अपनी मम्मी रबियत दौरा को दिलरास बानो बेगम के नाम से जानते हैं, उसकी याद में। इसका जो इंस्पिरेशन था वो ताजमहल था। ताजमहल का इंस्पिरेशन हमने देखा था जो ये बनवाया था, क्या बोलते हैं, नूरजहाँ ने, वो था। और इसका जो ये आपका है बीबी का मकबरा, इसका जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, इसको बीबी का मकबरा बोलते हैं, ठीक है, आई थिंक लिखा नहीं यहाँ पर, ये आपका बीबी का मकबरा है। कहाँ पर है ये औरंगाबाद में, या फिर हम बोल सकते हैं संभाजी नगर में ये, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ही अपने अंतिम जो है 20-25 साल काटे थे किसने, औरंगज़ेब ने। तो इस वजह से ध्यान रखना, उसके बेटे ने, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब ने खुद बनवाया है इसको, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है उसके बेटे ने बनवाया है, ठीक है। और ताजमहल से इसका इंस्पिरेशन लिया गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 कॉपी लगता है ताजमहल का, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन इसको मिला नहीं, ठीक है। और बाकी तो हम सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। ये मखूसाबाद, लेटर नोन एज मुर्शिदाबाद, इसको अकबर ने बिल्ड किया था, ध्यान रखिएगा। और ये जो मज़रनेम है, एक पटिशन देने का ये जो प्रथा है, वो अकबर ने शुरू किया था 1579 में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब हम करते हैं यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं परमार एकेडमी एप्लीकेशन से, जहाँ पर इसकी रिकॉर्डेड जो क्लासेज हैं वो जाती हैं, हैंड रिटन नोट्स, MCQs, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, क्लियर। और इसी के अंदर आपको इंग्लिश का भी बैच मिल जाएगा। अलग से इंग्लिश में एनरोल करना है तो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, PSP सर पढ़ाते हैं इसमें, और वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। हम इसके तो क्वेश्चन नहीं करेंगे आज UPSC वाले, ठीक है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर मराठा ले ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं, SSC के क्वेश्चन करते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, CAPF 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। शीश महल, ये जो मैंने आपको बताया ये आगरा वाला है, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया है इसको। लाहौर फोर्ट को अकबर ने बनवाया था, ठीक है। चलो, तो अब आ जाते हैं सर। नॉट करेक्टली मैच्ड, इमाद शाही बेरार के थे, कुतुब शाही गोलकोंडा, याद है आपको, है ना, जो गोलकोंडा फोर्ट है बीच, है ना। देन अगर हम बात करेंगे जिसको कातियाज ने बनवाया था, उन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाया था उसका, बिदर में बरीज शाही थी, बीजापुर में आदिल शाही थी, निज़ाम शाही ये अहमदनगर में थे, अहमदनगर में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब आई थिंक मराठा वाले हैं, जो कि अब हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे देखेंगे जब मराठा पढ़ लेंगे, ठीक है। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम हु टुक द टाइटल ऑफ डैश। तो अकबर के बाद सलीम आया, उसका बेटा, जिसने क्या टाइटल लिया, तो टाइटल उसने क्या लिया, जहांगीर का, दैट इज़ कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, CGL 2019। स्टेनो 2023, हु सक्सीडेड इन सिक्योरिंग ट्रेडिंग कंसेशंस फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर। तो मुगल एम्परर से जहांगीर से किसने ट्रेडिंग कंसेशंस ले लिया, आपके माइल्डन हॉल, हॉकिंस, बेस्ट या फिर रो। तो आया तो हॉकिंस था सबसे पहले, लेकिन ट्रेडिंग कंसेशन इसको मिले नहीं, मिले किसको, थॉमस रो को। सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसकी सुजरेनिटी मतलब एक्सेप्ट कर ली थी, जो सिसोदिया राजपूत रूलर थे मेवाड़ के। तो CGL 2023 आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन करिए। Who among the following wrote the biography of Jahangir known as इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो किसने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी,
मुतामिद खान, इनायत खान, अब्दुल रहीम खान या फिर अबुल फजल। अबुल फजल ने तो नहीं लिखी क्योंकि वो जा चुका था, ठीक है। और ये लिखी थी अब्दुल रहीम खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इकबाल नामा ए जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? तुजुके जहांगीरी जो इसकी बायोग्राफी है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। सराई नूर महल इज अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब या फिर हिमाचल? तो पंजाब में है ये। हमने देखा था सराई नूर महल जो कि नूर जहाँ ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ रेस्टिंग प्लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंजाब। क्लियर है? चलो अगला है सर आर्टिकल 68 एक्सप्लेन सर प्लीज़। ये भाई आर्टिकल 68 कौन सा लॉजिक है यहाँ पर पूछने का है? यहाँ बेचारे अकबर और जहांगीर की हम चर्चा कर रहे हैं, जहांगीर शाहजहाँ, तुम आर्टिकल 68 पे आ गए सीधा। लास्ट में हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, लास्ट में याद दिलाइएगा एक बार। चलिए, मेहरुन्निसा मैरिड एम्परर जहांगीर। तो मेहरुन्निसा ने कब शादी करी? 1611 में, 20वीं और आखिरी बीवी थी। हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड द मुगल एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहाँ? तो ये किसने लिया? मेहरुन्निसा ने, ठीक है, मेहरुन्निसा ने टाइटल लिया, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स इशूड सिल्वर कॉइन इन द ऑनर ऑफ हिज वाइफ? तो अपनी बीवी, अब मेहरुन्निसा, अब यहाँ पर ये हिंट दिया हुआ है आपके लिए, मेहरुन्निसा बड़ा आसान है, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे मेहरुन्निसा के लिए। तो मेहरुन्निसा किसकी वाइफ थी? जहांगीर की थी। तो ऑब्वियस सी बात है जहांगीर ने इशू किए होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो किसके कार्यकाल के दौरान विलियम हॉकिंस ने विजिट किया था? तो जहांगीर के टाइम पे विजिट किया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के टाइम पे थॉमस रो भी आया था जिसने कि ट्रेडिंग यहाँ पर कंसेशंस ले लिए थे जहांगीर से। मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस, अ डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ कहाँ के? तो कछवा राजपूत रूलर कहाँ पे रूल कर रहे थे? मारवाड़ में। तो भाई ये राठौर थे जिन्होंने मेहरानगढ़ का फोर्ट बनवाया था, राठौर थे, ठीक है। बेरार तो साउथ इंडिया में था। मेवाड़ में तो सिसोदिया राजपूत रूलर थे। ये तो एकदम मना ही कर चुके थे कि भूल जाओ बेटा कि हम लड़की देंगे, लड़की क्या देंगे, हम तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएंगे, और अगर कोई देगा कि कोई सिर झुकाएगा तो उससे हम रिलेशन तोड़ देंगे। अम्बेर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होता, सही था, ठीक है। तो यही है ना कि अगर सारे एक रहते, जैसे ये राजपूत रूलर्स थे, राठौर वाले, सिसोदिया, जितने भी हैं अभी हमने देखे ये सब, तो शायद चैलेंज कर सकते थे मुगल सल्तनती को। लेकिन वही है कि योगी जी नहीं थे ना तब बताने वाले कि एक रहोगे तो नेक रहोगे इन विच ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंडेड द मुगल थ्रोन? 1572, 1605, 1625 या 1558? और योगी जी से याद आया कौन कौन भाई जा रहा है कुंभ में? कितने लोग हैं यहाँ पे? तो प्रिंस सलीम ने कब थ्रोन पे बैठा? प्रिंस सलीम का मतलब है जहांगीर, 1605 में, ऑप्शन नंबर बी। द टूम्ब ऑफ इम्तियादुद्दौला इनलेड विद पीतरा द्यूरा डेकोरेशन, जिसकी इंस्पिरेशन बना मतलब ये इंस्पिरेशन बना ताजमहल की, ये कहाँ पर है? इम्तियादुद्दौला, ये आपका आगरा में है। जो किसने बनवाया? जो बनवाया था नूरजहाँ ने। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, ये है इम्तियादुद्दौला, ठीक है, जा रहा हूँ भाई मैं, अभी नहीं अगले सैटरडे को जाऊँगा, सो दैट आपकी क्लास मिस ना हो। जाना तो आज ही का था कि भाई मतलब कल शाम का, कि भाई आज नहा धो के आएंगे, लेकिन नहा धो रहे होते तो फिर तुम्हारी इतने टाइम क्लास कौन ले रहा होता है? बेचारे शाहजहाँ अकबरी की सोचते हैं, शाहजहाँ और जो जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब की देखो, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा के चले गए, हमको वहीं अधूरा छोड़ गए, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल किसने दिया, किसको दिया गया था भाई शाहजहाँ? तो ये दिया गया था किसको? ये दिया गया था दारा शिकोह को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ? तो शाहजहाँ के टाइम पे कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी? महल, चकला, परगना या फिर सूबा? तो भाई सूबा सबसे ऊपर होता था, देन हमारा सरकार होता था, देन परगना होता था, चकला को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, सूबा, परगना और ये सब सरकार ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। चकला ये लाया था कौन? शाहजहाँ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन बादशाह नामा? तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अहमद लाहौरी ने आर्किटेक्ट था किसका? ये ताजमहल का। द मसोलियम ऑफ द ताजमहल वॉज डिज़ाइंड बाई अहमद लाहौरी। हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा या फिर पादशाह नामा उसी को बोलते हैं वो लिखा, ठीक है। द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पीतरा ड्यूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन? किसके टाइम पे पॉपुलर बना? जहांगीर, शूरी, शाहजहाँ या फिर अकबर?
तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम बताओ जल्दी से कमेंट में, और कौन से 2 बैटल में हुमायूं को इसने हराया था जल्दी से, और इसने जो है इसका किस लिए फेमस है, इसका कौन सा सिस्टम है जो अकबर ने अडॉप्ट किया था। तो आंसर क्या होगा, पीत्राड्यूरा शाहजहाँ। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम फरीद खान। ठीक है, इसने जो है जीटी रोड वगैरह बनवाई थी, और चौसा 1539 और कन्नौज या फिर बिलीग्राम 1540 में हराया हुमायूं को। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उसको अकबर ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, हो, और इसका जो मौसोलियम है इसका जो जहांगीर शेरशाह सूरी, इसका कहाँ पर बना हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रयर्स बिल्ट शीश महल इन आगरा। तो आगरा में शीश महल बनवाया है किसने, MTS 2023। शीश महल भी शाहजहाँ ने बनवाया। रेड फोर्ट आगरा का, रेड फोर्ट दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली की, आगरा का ताजमहल, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, ये सब जो है, और जो मोती मस्जिद है आगरा में, वो सब बनाने का काम किसने किया, शाहजहाँ ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैव रिटन द बुक चार चमन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ के टाइम पे चार चमन जो किताब है वो किसने लिखी थी, डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी। तो मुगल्स के बारे में किताब है, शाहजहाँ के टाइम पे लिखी गई थी। तो आंसर होगा इसमें चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है जो किताब है वो किसने, ठीक है, अगला है अमंग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस अलाइड विद द मलिक अंबर एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर। यही वो नाम है जो मैं भूल रहा था, मलिक अंबर। तो किसने किया था, शाहजहाँ मिल गया था मलिक अंबर के साथ, विद्रोह कर दिया था अपने पापा के खिलाफ। और जब ये थ्रोन पे आया था ना शाहजहाँ, इसने सबसे पहले काम तो इनको नूरजहाँ को बोला, चच्ची तुम निकल लो यहाँ से। जहांगीर के जितने भी भाई थे सब को लटकाया, जितने मुगल नोबिलिटीज़ के खिलाफ थे सब को लटकाया। ठीक है, तो ये मत समझना कि शाहजहाँ काफ़ी उदार ऐसा था, दयालु टाइप है ना, शेरशाह सूरी की तरह, ऐसा नहीं है। इसने जहांगीर के जितने भी भाई हैं सबको लटकाया, और जितने भी नूरजहाँ के रिलेटिव हैं सबको लटकाया एक दिन। ठीक है, वो ये था कि रिस्क लेने के मूड में नहीं था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो वहाँ पर गैप खाली था, तो मलिक अंबर के साथ ये मिला था। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो शाहजहाँ जो है यहाँ पर किसके साथ मिला था, मलिक अंबर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मलिक अंबर के साथ मिला गया था, जो एक तरह से बीजापुर में उस टाइम पे रूल कर रहा था, मलिक अंबर। द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके टाइम पे बनी है ये दिल्ली में, शाहजहाँ के टाइम पे। ताजमहल किसने बनवाया, प्रिंस खुर्रम कौन है सब पता है आपको। ठीक है, हुआ अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा कौन था, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं औरंगजेब पे। अंडर हुज रूल डिड मुगल एम्पायर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल लिमिट। सबसे एकदम ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स में किसके टाइम पे था। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि बहुत ग्रेट रूलर होगा औरंगजेब, लेकिन जैसे ने होता है एकदम गधा रूलर था ये औरंगजेब। ठीक है, अकबर को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसने कि अपनी टॉलरेंट पॉलिसी लगाई, लेकिन औरंगजेब ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्प्रर शाहजहाँ टू द थ्रोन। तो शाहजहाँ का सक्सेसर कौन था थ्रोन पे, तो मुराद बख्श नहीं था। शाहजहाँ चाहता था कि उसका बेटा, बड़ा बेटा दारा शिकोह थ्रोन पे बैठे, लेकिन औरंगज़ेब के साथ जो देवराई, धर्मत और सामूगढ़ में बैटल हुए 1658 में, उसमें दारा शिकोह की हार हुई और उसकी डेथ हुई वहाँ पे। ठीक है, अंडर हुज रेन वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन एंड ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटन। तो किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी गई, तो ये औरंगज़ेब के टाइम पे लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी। विच मुगल एम्पर हैज़ अटेम्प्टेड टू वैंडलाइज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। तो किसने कैलाश टेम्पल को वैंडलाइज किया था, तो ये भी गधे औरंगज़ेब ने ये किया था। कैलाश टेम्पल जरा बताएंगे किसने बनवाया था, हु बिल्ट दी कैलाश टेम्पल एट एलोरा, और वो उसके बारे में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो कैलाश टेम्पल है इसको बनवाने का काम किया था कृष्णा द फर्स्ट ने, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब है कि एक ही स्टोन से बना हुआ है। इसको तोड़वाने की कोशिश करी ये एक पूरी मतलब स्टोन थी, इसको ऊपर से ऐसे काट काट के बनाया गया शिव टेम्पल है, शिव कैलाश है ना।
और ये जो गधा है औरंगज़ेब, इसने तोड़वाने की कोशिश करी लेकिन कुछ करवा नहीं पाया, बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया। ये जैसे नहीं एक एडवर्टाइज आता था, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है वैसे ही औरंगज़ेब बेचारा, भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ये मंदिर टूटता क्यों नहीं है। वो अमंग दी फॉलोइंग, तो इसने क्या किया, जैसे कि बाकी इस्लामिस्ट रूलर्स ने किया था, जितनी भी मूर्तियाँ उर्तियाँ हाथी हैं, आप देखोगे उनकी सूंड कटी होगी, भगवानों की कुछ नाक कटी होगी, जैसे कि मैंने बताया था कलिंजर के फोर्ट है ना जहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़ ही थी कि सारे भगवान देवी देवताओं के जैसे नाक वाक सब टूटी उटी वैसा टाइप ही, ठीक है। हु अमंग दी फॉलोइंग एम्परर्स अज्यूम्ड, ठीक है। हाँ, सीमेंट का प्रमोशन चल रहा है, अंबुजा सीमेंट से बना है। चलो भाई, तो हु अमंग दी फॉलोइंग मुगल एम्परर्स अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, तो आलमगीर का टाइटल किसने अज्यूम किया था, औरंगज़ेब ने ही किया था। बीजापुर को औरंगज़ेब ने कब अनेक्स किया, 1687 में, 1687 में गोलकोंडा को अनेक्स किया, है ना। देन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिफीटेड बाई औरंगज़ेब इन द बैटल ऑफ देवराई, देवराई में किसकी हार हुई, दारा शिकोह की हार हुई। मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र डाइड इन, तो कहाँ पर डेथ हुई बहादुर शाह जफ़र की डेथ कब हुई, जो आखिरी मुगल शासक था, ठीक है। 1857 में मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट, तो 1857 बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से जानते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ख्याल सिंगर्स ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ तान रस बाई बहादुर शाह जफ़र, द लास्ट मुगल रूलर ने इसको टाइटल दिया था तान रस को, किसको दिया था, सदरंग, बदरंग, आमिर खान, कुतुब बख्श, ये दिया था उस्ताद गुलाम अली खान को, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान, इनको टाइटल मिला था किसका, तानरस का, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान। इनकरेक्ट क्या है बीबी का मकबरा के रिगार्डिंग, ये इस बार के स्टेनो के पेपर में पूछा गया, बताइए जल्दी से। परमार सर कलिंजा वाले ये सही था गुरु। भाई अनारकली को में तुम लोग को इतना इंटरेस्ट क्या आ रहा है, अनारकली के बारे में हमें नहीं उस पढ़ना है, ठीक है। अनारकली काइंड ऑफ उनको प्यार करते थे कौन, जहांगीर, तो जहांगीर की एक वाइफ ये बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वाइफ तो नहीं थी, तवाइफ थी। तवाइफ का मतलब जानते हैं, तवाइफ का मतलब होता है कोटिसान, कोटिसान का मतलब है कोर्ट में एक ऐसी थी जिसको बहुत प्यार करते थे, कौन, प्रिंस सलीम यानी जहांगीर। जिसका मन है उसी को प्यार करने लगते थे, वही तो बताया ज़िंदगी को तो ऐसी हो तो एक तवाइफ हम बोल सकते हैं अनारकली थी, और उसको मतलब प्यार करते थे ये, बस है ना, बस। और क्या तुम पढ़ोगे कि किसने चुनवा दिया है, ये सब फिक्शनल स्टोरीज़ हैं। मतलब ये तो ट्रू है कि उसके कोर्ट में ये तवाइफ थी, है ना, अनारकली, लेकिन ठीक है। इनकरेक्ट अबाउट बीबी का मकबरा, तो मुग़ल प्रिंस आज़म शाह ने जिसका बेटा था वो बनवाया, अपनी मतलब औरंगज़ेब की वाइफ रबिया दुरानी का बरियल प्लेस है। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ ताजमहल का है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है, कॉपी लगता है ऐसा, है ना, लेकिन ये पूरा मार्बल का नहीं बना हुआ है। विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन किसने किया, तो कौन थे ये, 9th सिख गुरु थे, 5वें थे जब गुरु अर्जन देव, उनका जहांगीर ने किया था, और इनका औरंगज़ेब ने करवाया था, ठीक है। अगला देखो, तो क्या इंडिया ने आउटसाइड इंडिया अटैक नहीं की थी, नहीं। अब देखो उस टाइम पे इंडिया जैसा हमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था, अब जैसे ये राजपूत रूलर हैं, रूल कर रहे हैं एक अपने पर्टिकुलर पार्ट में, तब थोड़ी इनको था कि यार हम लोग एक इंडिया हैं, ये लोग फॉरेन से आ रहे हैं, इनको ऐसा अटैक करते नहीं। वो तो अभी बाउंड्री बन गई, तो आपको लग रहा है कि यार ये जो प्रोविंस है ये इंडिया का पार्ट है, ये तो मतलब ये क्यों नहीं यहाँ पर फॉरेन अटैक, ये तो यहाँ से आए हैं, ये तो आज का हिस्सा नहीं है, तो आज का अफ़गानिस्तान है, तो फॉरेन है, तो तब नहीं होता था ना। अब जैसे मान लो तब ये कोई रूलर है, ठीक है, मान लेते हैं कि मारवाड़ के राजा हैं, ठीक है, अब इनको इनके लिए तो यही उनका देश है ना, उनके लिए तो बगल वाले जो मेवाड़ और इधर के जो राजपूत रूलर है उनके लिए तो दुश्मन है, दूसरा देश है भाई उनके लिए, वो समझ रहे हो, उनके लिए दूसरा देश, उनके लिए ये नहीं कि यार ये बहमानी तो अपना देश है, ये तो ये तो विजयनगर तो अपना देश है ना, वो तो अब हो गया है, तब तो उनके लिए अपना ही टेरिटरी ही उनका देश होता था, ठीक है। तो गोलकोंडा कब अनेक्स हुआ था, 1687 में। आखिरी क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके बाद आपका होमवर्क। सर आप इनकी वाइफ की फ़ोटो क्यों नहीं लेकर आते हैं, अरे भाई वाइफ की फ़ोटो क्या हम करोगे देख के हैं,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल रूल। मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर इन 1571। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। गलत है, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। तीसरा गया, ठीक है। दूसरा अपने आप सही हो गया, पहला वाला मनसबदारी, तो मनसबदारी 1571 में आया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मनसब एक रैंक होती है। हाईएस्ट और लोवेस्ट मनसब बताओ जरा कमेंट में जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यार हम जब अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा वैसे, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हमने, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट डोम कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? कौन सा है? गोल गुम्बद याकूत ऑफ दाबुल ने बनवाया था इसको, ठीक है, जिसको कि किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? जल्दी से गोल गुम्बज को। और लास्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा ये तो अभी किया नहीं है। बैटल ऑफ बन्नी घाटी कब लड़ा गया? तो ध्यान रखना, जो बैटल ऑफ बन्नी घाटी है कोई और नहीं बल्कि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी है, जो कि कोई और बैटल नहीं बल्कि बैटल ऑफ तालीकोटा है, तांगड़ी, ठीक है, जो कि तालीकोटा का बैटल है, वही है आपका जो 1556 में लड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी आप करेंगे, बाकी निज़ामुल मुल्क ये सब अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। निज़ामुल मुल्क असफ जा ये सब हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पर हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कल से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मान सिंह के पास हाईएस्ट था और कोका सिंह के पास भी था 7000 और लोवेस्ट 10 हुआ करता था। ये अकबर के टाइम की बात है, ठीक है। लोवेस्ट 10 ही हुआ करता था, लेकिन हाईएस्ट जो है अभी रिसेंट में आपका एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना तो उसमें 10,000 आंसर था, ठीक है। तो 10,000 ध्यान रखना, उसमें अकबर नहीं था क्वेश्चन में कि अकबर के टाइम पे हाईएस्ट कितनी थी, इसलिए उसने 10,000 माना था। तो आप भी 10,000 ही याद रखेंगे, क्योंकि कई बार होता है क्या, जो एसएससी बोलता है वो हमें याद करना होता है कि कल को अगर मान लो एसएससी ने कुछ और बोला तो हम चैलेंज कर पाएंगे कि भाई तुमने ही तो पहले आंसर की में दिया था। तो इसलिए मैं बस बोलता हूँ, ठीक है। मोती मस्जिद में क्या खास है? ऐसा कुछ खास तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें। गोरा बादल की स्टोरी बताइए भाई। गोरा बादल वो निकल गया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है वो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर अटैक किया, तो ये सब कुछ कहानियाँ हैं जिस पे हिस्टोरियंस नहीं ट्रू मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई इनको गढ़ा गया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लिखी गई थी वो। महाकुंभ आईटी बॉम्बे वाले बाबा के बारे में बताइए भाई। ये बाबा के बारे में तो मुझे पता नहीं है, आईटी बॉम्बे के कौन से बाबा हैं ये? झरोखा दर्शन औरंगज़ेब ने, ये झरोखा दर्शन हमने पढ़ा था, अकबर ने शुरू किया था और ख़त्म या फिर डिसकंटिन्यू करने का काम किया था औरंगज़ेब ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। औरंगज़ेब ने डिसकंटिन्यू कर दिया था झरोखा दर्शन को। तालीकोटा 1565 में, यस। तो क्या मैंने 1556 लिख दिया क्या गलती से? ओके 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 ओके, 1565 हो गया यार। 1556 में तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, इसमें कंफ्यूज ना होना, कल भी मैंने आपको बताया था 1565 में हुआ था। ये यहाँ पर हुआ था आपका सेकंड पानीपत का युद्ध, किसके बीच में? हेमू की फोर्सेस, यानी हेमू लीड कर रहा था और अकबर की फोर्सेस के बीच में, ठीक है। हल्दी घाटी का कब हुआ था? सर रेलवे एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू भी लाई है, बिल्कुल यार। अभी मेंस वाला थोड़ा ख़त्म कर दूं मैं, उसके बाद एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। कितने लोग हैं यहाँ पर एसएससी जीडी के? 60, आर्टिकल 68, अच्छा। 52 से 62 प्रेसिडेंट, 62 के बाद वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है 68। ये आपका है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कब करवाना है? तो जैसे ही 5 साल का टेन्योर पूरा होने को आए, उससे पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हो जानी चाहिए और उसका वो हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले। वो बात करता है आर्टिकल 68।
अलादीन टेल्स यार निशु, मुझे पता नहीं अलादीन टेल्स मतलब क्या, कोई ऐसा मूवी टाइप है, मतलब क्या सीरीज टाइप है क्या ये कोई? 6:30 होती है वर्स बाई सीजे, ठीक है 6:30 पे मेडिटेशन होता है। डू वी नीड टू रीड? भाई लाइव क्लास इनफ है, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, और बुक की अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको खुद दूंगा, ठीक है। यू हैव टू रीड नथिंग, नथिंग मतलब नथिंग। अगर आप बैच के अंदर हैं तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इक्का दुक्का चीज़ें होती भी हैं तो वो भी अपडेट हो जाती हैं, ठीक है, नोट्स में। कुछ भी जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं वो इनफ है अपने आप में, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो इनफ है अपने आप में। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सफिशेंट है पूरा, ठीक है, अपने आप में वो इनफ है। राइट, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। टीटीए वडगांव वगैरह हम पढ़ेंगे जब मराठा पढ़ेंगे, मराठा के बारे में हम परसों पढ़ेंगे, दैट इज़ कल का लेक्चर तो यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होगा, और जो परसों वाला लेक्चर होगा वो होगा हमारा किसके बारे में, मराठा के बारे में, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल।